हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कल करंट और सर्किट के बारे में बताया था और डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज। तो गिवन डाटा पहले लिखते हैं। गिवन डाटा, तो चार्ज का वैल्यू क्या है जी? 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। V कितना दिया है? 12 वोल्ट। ठीक है, तो आपको वर्क कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वर्क। ठीक है, तो वर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नेक्स्ट लिखो, फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इक्वल टू क्या है? V इंटू क्यू, बराबर है। इसके अंदर डाल दो सोल्यूशन, तो W इक्वल टू आ जाएगा, V का वैल्यू 12 है, Q का वैल्यू 2 है, तो ये 24 वोल्ट आ जाएगा ना W का वैल्यू। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। और वोल्ट इनटू कूलम हो जाएगा ना, V का वोल्ट और Q का कूलम। वोल्ट कूलम को हम लोग जूल भी बोलते हैं, तो ये 24 जूल वर्क हो जाएगा ना। समझा क्या? नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। तो ये सब तुम्हें सर्किट सिंबल पता होना चाहिए। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव नेगेटिव, बराबर है। तो एक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। अगर बैटरी को रिप्रेजेंट करना है, या नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करना है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करना है, तो 2-3 बैटरी को कनेक्ट कर दो। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझा? तो ये हो गया आपका बैटरी। 2 से ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। प्लग या की या स्विच, प्लग की या स्विच जो ओपन है, तो ओपन वाले के लिए सिंबल ऐसा होता है, सिर्फ यहाँ पे डॉट नहीं होगा। समझा? अगर यहाँ पे डॉट डाल दूंगा, इसका मतलब क्लोज है। ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज रहेगा तो फ्लो होगा। क्या? करंट। क्लोज्ड, बराबर ना? तो क्लोज में कैसा आएगा? ऐसा, बराबर है। फिफ्थ में क्या है? अ वायर जॉइंट। अ वायर जॉइंट में कैसे रहेगा जी? ये वायर है, यहां से एक दूसरा वायर गया नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे डॉट डालना। ठीक है, अगर जॉइंट नहीं रहेगा तो क्रॉस करके पार होगा। अ वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, विदाउट ज्वाइनिंग। विदाउट ज्वाइनिंग रहेगा तो एक वायर ऐसे गया, दूसरा ऐसे पार करना है तो ऐसे पार होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर्व डालता है, यहाँ तक लिखो फटाक से। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका सिंबल ऐसे। ठीक है, 8th में देखो, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। अ रजिस्टर, उसकी वैल्यू R रहेगा, उसका सिंबल क्या है? ये। ठीक है, 9th में क्या रहेगा? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल रेजिस्टेंस का ही सिंबल रहेगा, लेकिन उस पे ऐसा क्रॉस रहता है। ठीक है, दूसरा कैसे रहता है? ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दो। नेक्स्ट है 10 में एमीटर। एमीटर को A से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये प्लस माइनस एमीटर। 11 का वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंबल हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट होता है। जितना V होगा उतना I होगा। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो V क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? करंट है। R क्या है? रेजिस्टर है, बराबर ना? तो ये तुम्हारा ओम्स लॉ हो गया। V इक्वल टू IR। तो इसको अलग अलग फॉर्म में लिखना है तो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। I इक्वल टू V बाई R। अगर R निकालना है तो V बाई I,
ये 3 फॉर्मूले हो गए, बराबर है। तो इसको याद रखना जी, ओम्स लॉ को। तो इसका डिफिनेशन भी दिया है, ठीक है। तो ये भी मैं लिख देता हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस V across end of a given metallic wire and potential difference across its terminal the potential difference across end लिख दिया पूरा। अब पोटेंशियल डिफरेंस V across end of metallic wire in a metallic wire तो आप थोड़ा ना रिपीट कर दिया, metallic wire in an electric circuit is directly proportional to current flowing through it provided its temperature remains constant। ये स्टेटमेंट याद रखना है, provided its temperature remain constant, समझा? इज कॉल्ड ओम्स लॉ। चलो यहाँ तक लिखो, ठीक है। तो आर क्या है, रेजिस्टर है ना, ये ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट करता है। तो आर का यूनिट होता है ओम, ठीक है। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। और आई करंट का यूनिट एम्पियर, ए क्या है, एम्पियर, बराबर ना। तो आर रेजिस्टेंस है गिवन वाटर का, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू फ्लो थ्रू इट। रेजिस्टेंस का अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा तो क्या पूछेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू resist the flow of charges through it, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट ओम है, आर एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट इज ओम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है ओम, ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V बाई आई हो जाता है। तो इसका यूनिट वोल्ट, हमको वोल्ट पर एम्पियर भी होता है दूसरा रेजिस्टेंस। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, तो इसका अगर 1 ओम का रेजिस्टर को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, इफ पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of a conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then resistance R of conductor is 1 ohm। ये भी याद रखना, ठीक है। That is 1 ohm is equal to 1 volt per 1 ampere,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, लिखो फटाक से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, I इक्वल टू V बाई R होता है ना, तीसरा फॉर्मूला। तो करंट थ्रू रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये क्या बोलता है कि देखो करंट जो है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस से बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और थर्ड में क्या है, करंट जब ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है जी, कम है ना, समझा, स्मॉल है। दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो क्या लिख सकते हैं, करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, समझा। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट हाफ। तो इसको इंक्रीज करूंगा तो ये कम हो जाएगा ना, तो ये पॉइंट पूछता है एमसीक्यू में। इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड करंट गेट हाफ, बराबर ना। in many practical cases necessary to increase the or decrease the current, so component used to regulate current without changing the voltage is called variable resistor। ठीक है, तो रेजिस्टर को इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ता है, तो वेरिएबल रेजिस्टर यूज करता है। इन अ सर्किट डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रियोस्टेट हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टर के लिए। तो अगर तुमको, ठीक है ना, तो करंट फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू, तो तीन टाइप्स का मटेरियल होता है ना, कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ना। बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो क्या बोलता है, बैड कंडक्टर रहेगा तो उसका हाई रेजिस्टेंस होगा, उसमें से करंट ही फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन बताता हूं, कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज that offers a higher resistance is a poor conductor। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर इंसुलेटर होता है, ऑफ सेम साइज ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। एंड इंसुलेटर of same size offers even higher resistance। ठीक है, इसका तो हाई रेजिस्टेंस होता है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो जो रेजिस्टेंस होता है तो वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो मेनली जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर का भी। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, दूसरा क्या है, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तीसरा है नेचर, ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसको अगर मैं डिफाइन कर दूं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम वायर से बना होना चाहिए, ठीक, बीच में चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर is directly proportional
to its length L and inversely proportional to its area of cross section A। ठीक है, इधर का हो गया लेफ्ट वाला। तो देखो इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ। तो ये जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो रेजिस्टिविटी आता है R इक्वल टू रो L अपॉन A आएगा। ठीक है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, A क्या है, लेंथ, A क्या है, क्रॉस सेक्शन होता है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंबल ROHO बोलते हैं, रो। ठीक है ना, तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट है ओम मीटर। देखो R इक्वल टू रो L अपॉन A है, इसका यूनिट लिख देता हूँ। इसका यूनिट क्या है, ओम। रो का यूनिट बता देंगे, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर आता है। ठीक है, ये लिखो, राइट हो गया। तो ऐसा यूनिट बता दिया। तो रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जी। रेजिस्टिविटी is a characteristics property of a material। ठीक है, the metal and alloy have low resistivity। the metal and alloy have very low resistivity, ठीक है, in the range of, ये MCQ में पूछ लेगा। ठीक है, याद रखना 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁶ ओम इंटू मीटर। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रेंज में आएगा ना, वो क्या होगा, गुड कंडक्टर। दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर जो होता है उसका हाई रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखो, हाई रेजिस्टिविटी। तो ये में हो गया गुड कंडक्टर बता दिया। अभी बैड कंडक्टर वाला देखो, इंसुलेटर वाला मतलब इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड glass have resistivity of order 10⁻12 to 10⁻17 ohm into meter। ठीक है, both resistance and resistivity of material vary with the temperature। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ टेम्परेचर के साथ वेरी होता है ऑफ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल। तो एलॉय अगर कोई रहेगा तो वो दो मेटल से मिलकर बनता है ना, तो उसका रेजिस्टिविटी हाई रहेगा जनरली। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखो, ये सब एमसीक्यू में पूछते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ its
constituents metal. Alloy do not oxide readily at high temperature. तो alloy जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है हाई टेम्परेचर को. They are commonly used in electrical heating devices. ठीक है, तो ये इसका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन रोस्टर, हीटिंग डिवाइसेस. ठीक है, for alloy do not oxidize readily at high temperature. ठीक है, for this reason they are commonly used in electrical devices, electrical heating devices, electrical heating devices like electric iron, रोस्टर्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये लिख लो, लेफ्ट एलॉय बना दो. नेक्स्ट देखो, टंगस्टन एक एलॉय है. ठीक है, तो उसको हम लोग फिलामेंट बल्ब में यूज करते हैं ना. तो नेक्स्ट लिखो, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट exclusively for filament of electric bulb. ठीक है, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission line. तो वायर हम लोग यूज करते हैं ना, तो वायर के अंदर क्या होता है, कॉपर एंड एल्युमिनियम का वायर बना होता है ना, जो घर के अंदर यूज करते हैं बल्ब, हीटर वोटर जलाने के लिए. तो सेकंड पॉइंट देखो, नेक्स्ट यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली used for electrical transmission line. ठीक है, ये लिख लो. फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं 11.3. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट. ठीक है, तो टू फाइंड में क्या करना है जी, टू फाइंड में करना है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आई निकालना है. ठीक है, आई निकालना है. वोल्टेज का वैल्यू दिया है 220 वोल्ट, ये आपका गिवन डाटा है 220 वोल्ट. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज गिवन, आर इज गिवन 1200 ओम. ठीक है, हाउ मच करंट विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल ड्रॉन 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस इज 100. फिर इसका दूसरा केस भी दिया है, ये तो केस 1 हो गया. ठीक है, केस 1. केस 2 में क्या है, हाउ मच करंट, मतलब करंट निकालना है तुम्हें. गिवन है कि अगर 220 वोल्टेज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल हीटर में से, और उसका रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम. ठीक है, तो बताओ उसमें से भी करंट बताओ, इसमें से भी बताओ. तो फॉर्मूला क्या है अपना, क्या फॉर्मूला जी, क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर. निकालना क्या, आई ना, तो इसको इधर रखो, आर को नीचे ले लो, तो V बाई आर इक्वल टू आई. तो आ जाएगा ना आई इक्वल टू, V का वैल्यू कितना है 220, आर का वैल्यू है 1200. इससे कैंसिल, तो 11/60 बराबर ना. तो 1.1/6, तो कितना आएगा 0.1
5 ना 7 है, ठीक है 0.17 एम्पियर। यहाँ भी आई निकालना है तो ओम्स लॉ से फॉर्मूला ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो V का वैल्यू 220 100 कैंसिल, तो 2.2 एम्पियर। तो देखो वैल्यू चेंज करने से करंट का वैल्यू चेंज हो गया है ना। चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 11.4 न्यूमेरिकल 11.4 में क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ हीटर रेजिस्टर। तो V दिया है कितना 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉ करंट I का वैल्यू 4 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे वायर होता है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको V बोलते हैं, ऐसे होता है। इसमें से करंट फ्लो होता है I, तो सब में वही होगा व्हाट इज द करंट, ठीक है। तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं ये दोनों यूज करके, ये गिवन डाटा से क्या यूज कर सकते हैं जी, R निकाल सकते हैं ना। V इक्वल टू क्या होता है आई आर फॉर्मूला, तो R इक्वल टू V बाई आई, तो 60/4 कितना आता है 2 और ये 30 15 एम्पियर आया, 15 ओम आएगा ना, रेजिस्टर है तो केस 2 में क्या है, व्हाट इज द करंट, तो I निकालना है, ठीक है। केस 2 में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया 60 से 120 वोल्ट, तो R इक्वल टू क्या आएगा V बाई आई, 120/, I निकाल देंगे, ठीक है ना। I निकालना, R का वैल्यू पता चल गया था ना 15। तो सेमी कंडक्टर है, सेमी मशीन है, तो रेजिस्टेंस तो सेम होगा ना। तो फर्स्ट केस से रेजिस्टेंस यूज करके करंट निकाल लेंगे, तो 120/15 हो जाएगा ये, समझा। तो ये कैंसिल कर लो, कितने टाइम में 8 एम्पियर आएगा, समझा। नेक्स्ट देखो 11.5 क्या बोलता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ। तो लेंथ ये आपका रेजिस्टेंस है, उसका लेंथ दिया है जी 1 मीटर, समझा। और रेजिस्टेंस का भी वैल्यू दिया है 26 ओम, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया है, रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ वायर, जैसे ये वायर है ना, तो ऐसा कुछ तो थोड़ा मोटा होगा ना, वो उसको कट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा ऐसा, इसको जूम करके लिखता हूँ, समझा। तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, जो कट करते हैं ना उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है, समझा। तो इसका डायमीटर दिया है कितना 0.3 mm, तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका हाफ ना mm, कितना 0.115 mm। तो मीटर में करेंगे तो 0.1515 10⁻³ मीटर रेजिस्टेंस का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। तो बताता है कि, तो बता रहा है प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, तो रो निकालना है तुम्हें, मतलब समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, बताओ। R इक्वल टू रो L/A, बराबर ना। ये R दिया है, लेंथ दिया है, एरिया दिया है, तो रेजिस्टिविटी निकालना है, समझा क्या। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी ना। तो रो इक्वल टू क्या मिलेगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, RA/L हो जाएगा, बराबर है। तो R का वैल्यू दिया है 26, पाई का वैल्यू कितना दिया 3.14, चाहे 22/7 भी ले लो, ठीक है। और पाई, ये पाई हो गया, R का वैल्यू कितना है 0.15 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय लेंथ का वैल्यू कितना है, लेंथ का वैल्यू 1, बराबर है। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। तो कर लो, कर लेगा भाई। एक पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा जी 4 0 आएगा, समझा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 26 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करके बताओ, इसका फाइनल आंसर 1.86 आता है। 1.84 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। चलो लिख लो 11.6 में क्या है जी,
अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, ठीक है, ये वायर है जिसका लेंथ एल दिया है ए बी, ठीक है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस दिया है R इक्वल टू 4 ओम, इसलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे समझ में आता है ना। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ठीक है, तो ये तो केस 1 हो गया फिर, ठीक है ना। केस 2 के लिए बात कर रहा हूँ कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, सेम मटेरियल का बना है, मतलब इसका रो और इसका रो सेम है, सेम मटेरियल बोले तो, सेम मटेरियल बोले तो, सेम मटेरियल बोले तो रेजिस्टिविटी सेम होता है, रेजिस्टिविटी सेम होता है जी, ठीक है। ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ, इसका लेंथ को L/2 कर देता है और एरिया को 2a कर देते हैं, इसी रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका R क्या होगा, मतलब R2 क्या होगा, अगर इसका R1 4 ओम है तो, समझा। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख देंगे, R1 इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये ना लेंथ इसका ए, एल एरिया ए, रो रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। तो इसके अंदर डाल दो 4 ओम इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इसके लिए रो लिखो R2 इक्वल टू रो L2/A2, तो रो R2 L2 के जगह पे क्या लेना है, हाफ कर दिया ना लेंथ को, और एरिया को डबल कर दिया, तो डाल दो इधर, तो ये L/2 हो जाएगा और एरिया 2a बराबर है, क्या क्लियर है। तो देखो इसको अरेंज कर लो, तो रो बाई 4 L/A हो गया, इसको साथ में लिख लिया हम इसको, और 4 को इधर, इसको क्या बोलते हैं, यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन से 4 है ना, डिवाइड बाई 4 1 ओम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया सेकंड केस के लिए 1 ओम, समझा क्या। चलो लिख लो फटाफट।